नमस्कार साथियों, एक बार फिर हम एक नया वीडियो लेकर आपके सामने आए हैं। हमारे लास्ट वीडियो में हम चर्चा कर रहे थे आखेट के बारे में, शिकार के बारे में, वस्तु संग्रहण के बारे में और पशु चारण रूपी जो प्रक्रियाएं थी प्राथमिक क्रियाकलापों के अंदर जिन्हें शामिल किया गया था, इन सभी की हम हमारी पुराने वीडियो में चर्चा कर चुके थे। आज की जो हमारी चर्चा का विषय रहेगा वो प्राथमिक क्रियाकलापों में सबसे महत्वपूर्ण क्रियाकलाप के रूप में शामिल किए जाने वाले कृषि से संबंधित है। कृषि सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिक क्रियाकलाप है, या फिर हम ऐसा कहें कि प्राथमिक क्रियाकलाप के रूप में जिसे जाना जाता है उसे कृषि ही कहते हैं। प्राथमिक क्रियाकलापों का अधिकांश प्रतिनिधित्व कृषि और उससे संबंधित दशाओं से ही जोड़ा जाता है। तो आज हम चर्चा करेंगे कृषि किसे कहते हैं, कृषि कहाँ की जा सकती है, कृषि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं और कृषि के विभिन्न प्रकार कौन कौन से होते हैं। इन सभी चीज़ों की चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। सबसे पहले हम चलते हैं कृषि किसे कहा जाता है। भूमि को जोतने, फसलें उगाने, बागवानी करने, बगीचे करने, पशुचारण करने की कला और जो विज्ञान होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, कृषि कहते हैं। कृषि भारत जैसे देश के लिए अर्थव्यवस्था का आधार है। विश्व में भी कृषि एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्रियाकलाप के रूप में जाना जाता है। विश्व के सभी भागों में एक समान कृषि की दशाएं देखने को नहीं मिलती हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की कृषि की दशाएं पाई जाती हैं। अलग अलग प्रकार की कृषि की दशाएं अनेक प्रकार के कारकों का परिणाम होती हैं। भौतिक कारक, सामाजिक कारक, आर्थिक कारक ऐसी दशाएं हैं जो किसी क्षेत्र में कृषि संबंधी प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों के रूप में शामिल की जाती हैं और इन सभी कारकों के अनुसार ही कृषि की प्रक्रिया हमें देखने को मिलती है। कृषि की प्रणालियां अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की देखने को मिलती हैं। कृषि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न प्रकार की फसलों को बोया जाता है, साथ में पशुपालन भी किया जाता है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि विश्व में जो कृषि की प्रक्रिया हमें देखने को मिलती है उसमें कौन कौन सी कृषियाँ हैं या कृषि के कौन कौन से प्रकार पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं निर्वाह कृषि के ऊपर। देखिए, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, कृषि की एक ऐसी पद्धति जिसमें कृषि करना केवल जीवन निर्वाह के लिए होता है, अर्थात किसी प्रकार की व्यापारिक गतिविधि इसमें संपन्न नहीं की जाती। लोग केवल अपना पेट भरने के लिए कृषि कार्य करते हैं। तो ऐसी कृषि को निर्वाह कृषि के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार की कृषि को भी दो भागों में बांटा गया है, आदिकालीन जीवन निर्वाह कृषि के रूप में और गहन जीवन निर्वाहन कृषि के रूप में। दो भागों में से हम बांट सकते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आदिकालीन निर्वाह कृषि। देखिए, आदिकालीन निर्वाह कृषि का मतलब है एक ऐसी कृषि पद्धति जो मनुष्य की आदिम अवस्था के दौरान संपन्न की जाती थी या वर्तमान में भी की जा रही है, उसको हम आदिकालीन निर्वाह कृषि के रूप में जानते हैं। यह कृषि का सबसे पिछड़ा हुआ रूप होता है, कृषि की सबसे प्राचीन कृषि पद्धति के रूप में जाना जाता है। इस कृषि पद्धति को स्थानांतरणशील कृषि के नाम से भी जाना जाता है। आदिकालीन जो कृषि है उसको स्थानांतरणशील कृषि के नाम से भी जानते हैं। यह कृषि पद्धति सबसे प्राचीन कृषि पद्धति होने के कारण तकनीकी दृष्टिकोण से और अनुभव के दृष्टिकोण से पिछड़ेपन की स्थिति को दर्शाती है। इसमें आदिमकालीन मानव के द्वारा या आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए मानव के द्वारा खेत तैयार करने के लिए जंगलों को जला दिया जाता है, यानी पेड़ों को जला दिया जाता है या फिर पेड़ों को काट दिया जाता है। इसी कारण इस प्रकार की कृषि पद्धति को पेड़ों को जलाने के कारण दहन कृषि के नाम से और पेड़ों को काटने के कारण कर्तन कृषि के नाम से जाना जाता है। तो कर्तन और दहन कृषि भी आदिकालीन निर्वाह कृषि का, या फिर हम ऐसा कहें
कि स्थानांतरणशील कृषि का प्रारंभिक रूप है या दूसरा नाम है। अब ऐसी कृषि पद्धतियां वर्तमान में भी विश्व में देखने को मिलती हैं। कहाँ देखने को मिलती हैं? ऐसे क्षेत्र जो आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए हैं, जहां आज भी आदिम जनजातियां निवास करती हैं, उन क्षेत्रों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। तो कहाँ कहाँ हो सकती है? तो जितने भी भूमध्य रेखीय भाग हैं उनमें इस प्रकार की कृषि का स्वरूप देखने को मिलता है। जितने भी मरुस्थलीय भाग हैं उनमें ऐसी कृषि पाई जाती है। जो अतिशीत क्षेत्र हैं उनमें इस प्रकार की कृषि का स्वरूप हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन विशेष रूप से भूमध्य रेखीय जो भाग हैं वो इसी प्रकार की कृषि को प्रदर्शित करते हैं। और एशिया महाद्वीप का जो मानसूनी एशिया वाला जोन है वो विशेष रूप से इस प्रकार की कृषि को प्रदर्शित करता है। इस कृषि को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। श्रीलंका में इसको चेना कहते हैं। हमारे भारत के संदर्भ में इसको झूमिंग कहा जाता है। भारत में भी प्रादेशिक आधार पर इसके अलग अलग नाम है। राजस्थान में ये कृषि दक्षिणी भाग में डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला जो क्षेत्र वहाँ विशेष रूप से की जाती है, तो वहाँ इस कृषि को वालरा कृषि के नाम से जानते हैं। पश्चिमी घाट पे इस कार्य कृषि को कुमारी के नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश वाला जो भाग है वहाँ पे पेडू और पेंडा के नाम से जाना जाता है। तो अलग अलग भागों में इस प्रकार की कृषि को अलग अलग नामों से जाना जाता है। चेना है, मिल्पा है, इंडोनेशिया और मलेशिया में लादांग हो गया, फिलीपींस में कैंगिन हो गया, पापाग्यो हो गया। ये इसकी कुछ प्रादेशिक नाम हैं जो अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। अब आदिम कालीन जो निर्वाह कृषि होती है वो पर्यावरण के दृष्टिकोण से अनुकूल नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि इसमें पेड़ों को काटा जाता है और पेड़ों को जलाया जाता है। इन दोनों ही स्थितियों के कारण पर्यावरण संरक्षण की जो प्रक्रिया है या अनुकूल पर्यावरण की जो प्रक्रिया है उसको हानि पहुंचती है, नुकसान पहुंचता है। और ऐसी नुकसानदायक स्थिति के कारण स्थानांतरणशील कृषि पर्यावरण के दृष्टिकोण से अहितकारी होती है। यहाँ लोग पेड़ों को जलाते क्यों हैं, काटते क्यों हैं, किस प्रकार से खेती करते हैं उसकी चर्चा करते हैं। आदिम दृष्टिकोण का या पिछड़ा हुआ स्वरूप होने का नहीं क्या करते, पेड़ों को जला देते हैं और पेड़ों को जलाने से जो राख प्राप्त होती है उसी का ये लोग उर्वरक के रूप में, खाद के रूप में प्रयोग करते हैं। इनके पास यांत्रिक उपकरण नहीं होते, हाथों से बनाए गए जो परंपरागत उपकरण हैं उन्हीं का ये लोग कृषि में क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। इस प्रकार कृषि में जब भूमि की उर्वरा शक्ति 4 या 5 साल के बाद समाप्त हो जाती है तो ये लोग ऐसी कम उर्वरा शक्ति वाली भूमि को छोड़कर फिर दोबारा जाकर दूसरी जगह उसी प्रकार से पेड़ों को काटने या भूमि को तैयार करने की प्रक्रिया चालू कर देते हैं। तो ऐसे बारी बारी से अलग अलग स्थानों पर जाकर पेड़ों को काटना, जलाना, भूमि को तैयार करना, ये पूरी प्रक्रिया जो होती है एक झूम चक्र के नाम से जानी जाती है। और जब 4-5 साल तक भूमि खाली पड़ी रहती है तो वापस उपजाऊ हो जाती है। तो पूरी कृषि का ये पूरा एक चक्र जो होता है इसको झूम चक्र के नाम से जाना जाता है या झूमिंग चक्र के नाम से जाना जाता है। निर्वाह कृषि का जो दूसरा प्रारूप है वो है जीवन निर्वहन कृषि या गहन जीवन निर्वहन कृषि। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि गहन जीवन निर्वहन कृषि क्या होती है। देखिए, जब किसी क्षेत्र में ज़्यादा जनसंख्या निवास करने लग जाती है या जनसंख्या घनत्व तो ज़्यादा हो जाता है, जनसंख्या का वितरण ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में संबंधित क्षेत्र की कृषि भूमि कम पड़ जाती है। क्षेत्र क्या हो जाता है, कम पड़ जाता है। तो कम क्षेत्रफल होने पर लोगों के द्वारा अब अपने भोजन की आपूर्ति को सुनिश्चित करना है तो क्या किया जाएगा, प्रति इकाई क्षेत्र से अधिक उत्पादन प्राप्त करने की कोशिश की जाएगी। और इस अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करने की कोशिश के दौरान यांत्रिक विधियों का प्रयोग किया जाएगा, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाएगा, उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग किया जाएगा। तो प्रति इकाई क्षेत्र से अधिकतम लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया या अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है वो गहन जीवन निर्वहन कृषि के रूप में जानी जाती है। अब इस प्रकार की कृषि विश्व के उन भागों में की जाएगी जहां जनसंख्या बहुत ज़्यादा, और जैसे ही जनसंख्या ज़्यादा का नाम आएगा तो सीधी सी बात है एशिया महाद्वीप का नाम सबसे ऊपर आने वाला है। तो गहन जीवन निर्वहन कृषि को भी अलग अलग क्षेत्रों में मिलने वाली प्रादेशिक दशाओं, तापमान की स्थिति, वर्षा की स्थिति, मृदा की स्थिति, सिंचाई की सुविधा,
और जनसंख्या की, इन सभी दशाओं को आधार मानकर गहन जीवन निर्वाह कृषि को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला चावल प्रधान गहन जीवन निर्वाह कृषि और दूसरा चावल विहीन गहन निर्वाह कृषि के रूप। तो हम सबसे पहले पहली वाली के ऊपर चलते हैं, चावल प्रधान गहन जीवन निर्वाह कृषि के ऊपर। देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है, इस प्रकार की जो कृषि होने वाली है वो विश्व के उन भागों में की जाएगी जहां चावल की फसल एक मुख्य फसल के रूप में बोई जाती है, अर्थात बड़े पैमाने पर चावल का उत्पादन किया जाता है। तो कहां कहां इस प्रकार की कृषि हो सकती है? विश्व के ऐसे क्षेत्र जहां पर 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा औसत वार्षिक वर्षा होती है, वहां पर इस प्रकार की कृषि विशेष रूप से की जाती है। और इसमें हमारे एशिया का स्थान सबसे ज़्यादा आगे आता है। चीन है, भारत है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर चावल की कृषि विशेष रूप से की जाती है। इसके अलावा जहां भी चावल की फसल के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं मिलती हैं विश्व में, वहां चावल की फसल विशेष रूप से की जाती है। तो लंबे समय तक जहां की भूमियां जल धारण की क्षमता रखती हैं, 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा औसत वार्षिक वर्षा जहां देखने को मिलती है, उन क्षेत्रों में चावल प्रधान गहन जीवन निर्वाह कृषि की जाती है। दूसरी आई चावल विहीन गहन जीवन निर्वाह कृषि। ध्यान दीजिए, यह कृषि विश्व के उन भागों में की जाती है जहां पर बरसात की मात्रा 100 सेंटीमीटर से कम होती है। तो कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल के स्थान पर कोई दूसरी फसल बोई जाती है। अब वो दूसरी फसल गेहूं भी हो सकती है, मक्का भी हो सकती है, ज्वार भी हो सकती है, बाजरा भी हो सकती है, लेकिन विश्व के अधिकांश भागों में ऐसी दूसरी मुख्य फसल के रूप में गेहूं को बोया जाता है। इसी कारण इसे गेहूं प्रधान जीवन निर्वाह कृषि के रूप में भी जाना जाता है। विश्व में नदियों के द्वारा जो निर्मित किए गए मैदानी भाग हैं, भारत में गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र का मैदान है, चीन में शिक्यांग यामती शिक्यांग खांगो का मैदान है, इधर हम म्यांमार में देखेंगे इरावदी का मैदान है, पाकिस्तान में देखेंगे सिंधु सतलज का मैदान है, इराक में देखेंगे दजला फरात का मैदान है, इधर इसके अलावा उत्तरी अमेरिकन पार्टीशन यदि हम जाएंगे तो वृहत झीलों के आसपास का जो क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों में गेहूं उत्पादन के लिए आदर्श दशाएं देखने को मिलती हैं। तो जहां पर प्रति इकाई क्षेत्र में अधिकतम फसल का उत्पादन किया जाता है, लेकिन वहां मुख्य फसल गेहूं होती है, उसे चावल विहीन गहन निर्वाह कृषि के रूप में या गेहूं प्रधान जीवन निर्वाह कृषि के रूप में जाना जाता है। तो ये दूसरी कृषि थी जो निर्वाह कृषि का एक प्रकार था। हमने निर्वाह कृषि के दो प्रकारों की चर्चा की, एक आदिमकालीन जीवन निर्वाहन कृषि या जिसको आप स्थानांतरणशील कृषि कह सकते हैं, और दूसरा गहन निर्वाहन कृषि, और इसको भी हमने दो पार्टों में बांटा, चावल प्रधान गहन जीवन निर्वाहन कृषि और दूसरा चावल विहीन गहन जीवन निर्वाहन कृषि। तो निर्वाहन कृषि का जो पार्टीशन था वो यहीं समाप्त होता है। अब देखिए हम चलते हैं रोपण कृषि। जैसे निर्वाह कृषि या स्थानांतरणशील जो कृषि थी वो कृषि का सबसे पुराना प्रारूप थी, प्राचीनतम रूप थी, ठीक उसी प्रकार रोपण कृषि का सबसे आधुनिक रूप है, सबसे नवीनतम रूप है, या फिर हम ऐसा कहें कि वर्तमान संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अनुकूल जो कृषि पद्धति मानी जा सकती है उसे हम रोपण कृषि के रूप में जानते हैं। इस प्रकार की जो कृषि है वो मुख्य रूप से यूरोपीय लोगों ने विश्व के अनेक भागों में स्थापित की थी। देखो, यूरोप महाद्वीप के अधिकांश देश जो थे उन्होंने उपनिवेशवाद का प्रारंभ किया था। विश्व के अलग अलग देशों में जाकर अपना साम्राज्य फैलाया था। जैसे हम चर्चा करें, ब्रिटेन के लोग कहाँ आए थे? भारत आए थे। तो भारत ब्रिटेन का लंबे समय तक गुलाम रहा था। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाई? उपनिवेशवाद कहलाई। तो ब्रिटेन के समान यूरोप के जो अन्य देश थे उन्होंने जहाँ जहाँ भी अपना उपनिवेश स्थापित किए, उन उपनिवेश वाले क्षेत्रों में उन्होंने रोपण कृषि का प्रारंभ कर दिया। और रोपण कृषि क्या थी? लाभ प्रदान करने वाली कृषि रही थी, लाभोन्मुखी कृषि थी। इसी कारण यूरोपियन कंट्रीज ने जो उपनिवेश स्थापित किए थे उन क्षेत्रों में विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय जो भाग थे वहाँ पर चाय की कृषि के लिए, कॉफ़ी की कृषि, कोको, रबड़, कपास, गन्ना, केले और अनानास की पौध लगाई थी। और इस प्रकार पौध लगाकर अधिक लाभ कमाने की ये जो प्रक्रिया रही उसी को हम किसके नाम से जानते हैं?
रोपण कृषि के नाम से जानते हैं। अब इस कृषि की विशेषताएं कौन कौन सी उसकी चर्चा करते हैं। देखिए, रोपण कृषि सर्वाधिक लाभ प्रदान करने वाली कृषि है, पहला पॉइंट मान लीजिए। दूसरा, इस प्रकार की कृषि में क्षेत्र का आकार बहुत बड़ा होता है। तीसरा, रोपण कृषि में अधिक पूंजी के निवेश करने की आवश्यकता पड़ती है। चौथा, इस प्रकार की कृषि में उच्च प्रबंधन और तकनीकी ज्ञान और वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, इस प्रकार की कृषि में एक ही प्रकार की फसल के उत्पादन पर बल दिया जाता है। ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसी दशाएं हैं जो रोपण कृषि की विशेषताओं के रूप में शामिल की जाती हैं। अब आप देखेंगे हमारे भारत में पहाड़ी जो क्षेत्र है, विशेष रूप से पूर्वी भारत में असम मेघालय वाला जो भाग है, दक्षिण में तमिलनाडु और नीलगिरी की पहाड़ियाँ, यहाँ पे चाय कृषि की जाती है। तो चाय की फसल भी एक रोपण फसल है। कर्नाटक केरल में जो कॉफ़ी की कृषि की जाती है वो भी एक रोपण फसल है। इसके अलावा मलेशिया थाईलैंड वगैरह में जो रबड़ कृषि की जाती है वो भी रोपण की फसल है। इसके अलावा कपास, गन्ना, केला और अनानास, ये सारी जो फसलें हैं ये रोपण फसलों के रूप में जानी जाती है। अर्थात पहले पौध तैयार की जाती है और फिर पौध तैयार करने के बाद दूसरे स्थान पर उसका स्थानांतरण कर दिया जाता है। तो ऐसी फसलों को हम रोपण कृषि के नाम जानते हैं, रोपण कृषि के रूप में जाना जाता है। वर्तमान संदर्भ में रोपण कृषि एक महत्वपूर्ण कृषि प्रारूप सिद्ध हो रही है। अपनी कुशलता के कारण अधिक लाभ प्रदान करने की स्थिति के कारण यह कृषि दिनों दिन अधिक महत्वपूर्ण होती जा रही है और बागान विकसित करके वहाँ पे कृषि की जाती है। फ्रांसीसियों ने पश्चिमी अफ्रीका के कॉफ़ी एवं कोका उत्पादक क्षेत्रों में पौध लगाई थी। ब्रिटेन निवासियों ने भारत में इस प्रकार की जो फसल थी उसकी पौध लगाई थी। तो ये पूरी प्रक्रिया रही। उसने क्या किया, बागवानी कृषि को बढ़ावा दिया था। ब्रिटेन वासियों ने भारत और लंका में चाय के बागान स्थापित किए। मलेशिया में रबड़ के बाग स्थापित किए गए। पश्चिमी द्वीप समूह में गन्ना और केले के बागान विकसित किए गए। स्पेन और अमेरिका वासियों ने फिलीपींस में नारियल और गन्ने के बागान लगाए। इंडोनेशिया में एक समय गन्ने कृषि डचों का एकाधिकार था। ब्राजील में भी कहवा के बागान लगाए गए। तो ये सारी प्रक्रियाएं क्या रही, ऐसी दशाएं रही जिसके कारण हम चर्चा करें तो रोपण कृषि का विकास हुआ और रोपण कृषि एक नवीन कृषि के रूप में हमारे सामने उभर कर निकल के आई। आधुनिक समय में भी रोपण कृषि का अधिक महत्व हमें देखने को मिलता है। यदि इस कृषि पद्धति की हम चर्चा करें तो रोपण कृषि जो है एक नवीन कृषि पद्धति के रूप में महत्वपूर्ण सिद्ध हो रही है और इस कृषि पद्धति में अलग अलग प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है। तो रोपण कृषि आधुनिक समय के दृष्टिकोण से एक अच्छी कृषि सिद्ध हो रही है। इस प्रकार की कॉफ़ी में ब्राज़ील के अंदर जो कॉफ़ी के बड़े बड़े बागान पाए जाते हैं, बागाती जो कृषि है या रोपण कृषि जो पद्धति है उसके रूप में ब्राज़ील के अंदर कॉफ़ी के बड़े बड़े बागान पाए जाते हैं और कॉफ़ी के ऐसे जो बागान पाए जाते हैं उनको ब्राज़ील में फजेंडाज के रूप में जाना जाता है। उनको क्या कहा जाता है, फजेंडा कहा जाता है। तो वर्तमान में अधिकतर बागानों का स्वामित्व तो देशों की सरकार और नागरिकों के नियंत्रण में देखने को मिलता है। तो पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए अधिकतम लाभ प्राप्त करने के दृष्टिकोण से यदि कृषि का सबसे अच्छा प्रारूप कोई सिद्ध होगा तो बागायती कृषि सिद्ध होगी या रोपण कृषि सिद्ध होगी। तो किसानों को आवश्यकता है इस प्रकार की कृषि को बढ़ावा दिया जाए और जब ऐसी कृषि को बढ़ावा मिलेगा तो निश्चित रूप से अधिक लाभ कमाने की स्थिति की ओर हम उन्मुख हो सकते हैं। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के रूप। देखिए, बड़े पैमाने पर अनाज को खरीदने बेचने के लिए या व्यापार के दृष्टिकोण से उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है वो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के रूप में जाना जाता है। देखिए, एक तो अनाज को भरण पोषण के लिए उत्पादित किया जाता है, दूसरा अनाज को भरण पोषण के लिए नहीं अपितु बेचने के लिए उत्पादित किया जाता है। यहाँ पर व्यापारिक या वाणिज्यिक जो कृषि है ये अनाजों का उत्पादन व्यापारिक दृष्टिकोण से खरीदने बेचने के लिए अनाजों का उत्पादन किया जाता है। अब ये कहाँ किया जाएगा, ऐसे क्षेत्र जहाँ पे क्षेत्रफल तो ज़्यादा है और जनसंख्या कम है। तो जनसंख्या की स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद भी अधिक फसल उत्पादन होने के कारण फसलों का अधिशेष रह जाएगा, यानी उत्पादन शेष रह जाएगा। तो फिर जो उत्पादन बचेगा उसको क्या किया जाएगा, आसपास के जो क्षेत्र है, मांग वाले जो क्षेत्र जहाँ पे अनाजों की मांग होती है उन क्षेत्रों को निर्यात कर दिया जाएगा। तो मध्य अक्षांश के जो आंतरिक अर्ध शुष्क प्रदेश हैं वो इस प्रकार की कृषि के लिए जाने जाते हैं। इस प्रकार की कृषि में गेहूं एक मुख्य फसल होती है। इसके अलावा मक्का, जौ, जई, राई भी उत्पन्न की जा सकती हैं। इस प्रकार की कृषि में खेतों का आकार बहुत बड़ा होता है
और एक खेत जोतने से फसल काटने तक सभी कार्य यंत्रों में द्वारा किया जाए। किसी भी खेत में फसल बोने से लेकर फसलों को काटने तक का जो पूरा कार्य वो यंत्रों के द्वारा किया जाता है। इसमें प्रति एकड़ उत्पादन कम होता है परंतु प्रति व्यक्ति उत्पादन ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल की तुलना में जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। इसी कारण प्रति एकड़ उत्पादन कम होते हुए भी प्रति व्यक्ति घनत्व कम होने के कारण प्रति व्यक्ति उत्पादन की मात्रा हमेशा अधिक रिकॉर्ड की जाती है। तो यांत्रिकरण की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी, उन्नत किस्मों का प्रयोग किया जाएगा, बड़े बड़े खेतों में फसलों को बोया जाएगा और फसलों को बोने और उत्पादित करने का मुख्य उद्देश्य जो होने वाला है वो बेचना है, फसलों को बेचना है, वाणिज्य यानी व्यापारिक दृष्टिकोण से फसलों का उत्पादन करना है। तो ये पूरी प्रक्रिया जो कहलाएगी व्यापारिक या विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के रूप में जानी जाएगी। तो कृषि पद्धतियों के कुछ प्रारूपों की हमने यहाँ चर्चा की। तो आज का ये हमारा टॉपिक यही समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलेंगे एक बार, तब तक के लिए धन्यवाद।